नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। अपनी सेहत को लेकर हम में से बहुत से लोग तब जागते हैं जब डॉक्टर दवाइयों के साथ प्रिस्क्रिप्शन में ये भी लिखते हैं कि अब आपको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। लेकिन देखा गया है ये कि बहुत से लोग आगाह करने के बावजूद डरते नहीं हैं। उनको लगता है कि अरे ठीक है, जीवन तो ऐसे ही चलेगा, थोड़ी बहुत तो ज़िंदगी जीने की ज़रा कला हमें भी आनी चाहिए, और उसके लिए अगर थोड़ा बहुत अगर लापरवाही हो जाए, बदपरहेज़ी हो जाए तो फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें आजकल की, यानी आज के वक्त की, तो उसमें हमने ये देखा है कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ का ख़तरा बहुत तेज़ी से पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। एक शायर का शेर है, वो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि राह में ठोकर लगी हमें, हम गिर पड़े तो सारा ज़माना संभल गया। अक्सर किसी परिवार में जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ यानी मधुमेह का पता चलता है तो उसके बाद शुरू में तो देखा गया है ये कि जीवन बदल जाता है, उसका भी और परिवार के लोगों का भी। खाने की किसी भी चीज़ के आते ही सबसे पहले मन में यह ख्याल आता है कि इसमें कैलोरी कितनी है, इसमें शक्कर कितनी है, लेकिन धीरे धीरे लापरवाही होने लगती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि डायबिटीज़ का हो जाना दरअसल जीवन का बेरंग, नीरस, बेस्वाद हो जाना है, और बहुत से लोग ये समझते हैं डायबिटीज़ हो गई है तो क्या ज़िंदगी तो ऐसे ही चलनी चाहिए, यानी वो लापरवाह रहते हैं। लेकिन डायबिटीज़ का ख़तरा दरअसल इतना ज़्यादा है कि हमें शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं है। हमें से बहुत से लोग ये समझते रहते हैं कि डायबिटीज़ शायद किसी और को होती होगी, हमें नहीं होगी। आसपास इतना सब कुछ है, जानकारी है, जागरूकता है, दवाइयाँ हैं, सलाह है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम शामिल हैं और शायद ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इस खतरे के लिए जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बात करें मधुमेह रोग की तो बहुत सारे कारक हैं। चाहे पारिवारिक इतिहास की बात की जाए, मोटापा, जीवन शैली जो है अनियंत्रित हो जाए, या फिर ऐसे बहुत से कारक, तनाव उसमें एक माना जाता है जिसकी वजह से मधुमेह का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तमाम लोग जूझ रहे हैं इन सभी फैक्टर्स से, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि किस तरह से मधुमेह रोग से बचाव किया जाए। अगर कोई हाई रिस्क ग्रुप में आता है या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में है तो किस तरह के बदलाव वो कर सकते हैं और अपने जीवन शैली को बेहतर बनाकर मधुमेह से बचाव कर सकते हैं। ये तमाम बातें हम विशेषज्ञों से समझेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि मधुमेह का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर किस तरह से होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि मधुमेह बीमारियों का प्रवेश द्वार है। जैसे ही व्यक्ति मधुमेह की चपेट में आता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करें, न्यूरोपैथी की बात करें, गुर्दे फेल होने की बात करें, या फिर दिल का दौरा पड़ना, ऐसी तमाम गंभीर बीमारियां हैं जिसका खतरा उस व्यक्ति को हो जाता है अगर काफ़ी लंबे समय तक शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड रहे, यानी उनको नियंत्रण में न रखा जा सके। वहीं पर जो लोग बहुत से तरीके अपनाते हैं, चाहे फिर अपनी जीवन शैली में बदलाव करके दवा छोड़ देने की बात हो, ऐसे कारक कितने खतरनाक हो सकते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसे मधुमेह रोग हो गया है। ये तमाम बातें विशेषज्ञों से जानेंगे, और फिलहाल ये समझते हैं कि मधुमेह रोग हमारे शरीर पर किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। मधुमेह से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन बनना कम या समाप्त हो जाता है। कुछ लोग जन्म से ही मधुमेह से ग्रस्त होते हैं, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ऐसा होने पर व्यक्ति के शरीर में स्थित पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता और इंसुलिन लगवाने की जरूरत पड़ती है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज अनियंत्रित जीवन शैली का परिणाम है। मोटापा, असंतुलित आहार और व्यायाम न करना या मधुमेह का पारिवारिक इतिहास जैसे कारक मधुमेह के खतरे को बढ़ाते हैं। मधुमेह अपने आप में तो गंभीर रोग है ही, साथ ही कई अन्य गंभीर बीमारियों का कारण भी है। मधुमेह का प्रभाव आंखों पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति के देखने की क्षमता जा सकती है। मधुमेह का प्रभाव दिल पर पड़ने से व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है। मधुमेह व्यक्ति के गुर्दों पर भी प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से गुर्दे कार्य करना बंद कर देते हैं। व्यक्ति को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, जिससे व्यक्ति की नसें कमजोर हो जाती है, जिससे गैंग्रीन हो सकता है। गर्भावस्था में मधुमेह होने पर शिशु पर प्रभाव पड़ता है और उसमें जन्मजात विकृति उत्पन्न हो सकती है। मधुमेह होने पर शर्करा की मात्रा नियंत्रित रखना जरूरी है। बेहतर है कि मधुमेह से बचाव किया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। मधुमेह के बाद हर तरह की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमें से बहुत से लोग
लापरवाह रहते हैं, अनजान रहते हैं। व्यायाम की अगर बात करें, व्यायाम से दूर और ऐसा भोजन जिसमें शक्कर भी ज़्यादा है, जिसमें तेल भी ज़्यादा है और मैदा भी, लगातार खाते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं शायद ये बीमारी किसी और को परेशान करेगी, और अगर किसी को हो जाती है तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उन दवाओं के और उन दावों के चक्कर में पड़ते हैं जो ये दावा करते हैं कि मधुमेह को हमेशा के लिए क्योर किया जा सकता है। इन सब के बारे में और इसके अलावा मधुमेह से हमें दूर रहने के बारे में आज क्यों ना हम विशेषज्ञों से पूछें और ये समझने की कोशिश करें कि हमें क्यों मधुमेह से दूर रहना है। क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे है, और ये कहा जाता है कि मधुमेह हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए ज़रूरत है मधुमेह के खतरे को पहचानने की, इसके दुष्प्रभाव को जानने की और जानकारी लेने की, जिससे हम इस खतरे से बच सकें या फिर वो लोग जो इससे ग्रस्त हो गए हैं बेहतर ढंग से इसका सामना कर सकें। आज के विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर SV मधु, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिज्म फ्रॉम UCMS एंड GTV हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक झिंगन, चेयरमैन दिल्ली डायबिटीज रिसर्च सेंटर से। नीलांजना सिंह, आप न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं फ्रॉम PSRI इंस्टीट्यूट। And we have with us Dr. Sanjay Wadhwa. He is Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation from All India Institute of Medical Sciences. आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। और ख़ास तौर पर मधुमेह की बात हो, हालांकि उससे निपटने के लिए सभी लोगों को लगता है कि उनके पास काफ़ी सारे विकल्प हैं, लेकिन सही जानकारी लेना ज़रूरी है। इसलिए इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछने के लिए या फिर इस 1 घंटे के दौरान हमारे विशेषज्ञों से बात करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फ़ोन करने के लिए मोबाइल का प्रयोग ना करें। इसके अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealthddnews@gmail.com। मधुमेह एक बेहद बड़ा खतरा है। अगर हम मधुमेह के रोगियों की बात करें, उनकी संख्या करोड़ों में है और खर्चा अरबों में है। और इसके खतरे को भांपते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस, जैसा कि हम जानते हैं 7 अप्रैल को है, उसका थीम भी डायबिटीज़ को लेकर ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते मन की बात में इसके खतरे को बताते हुए ये इस बात को रेखांकित किया कि हमें इससे किस तरह बचना है, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। डायबिटीज़ एक ऐसा मेजबान है कि वो हर बीमारी की मेजबानी करने के लिए आतुर रहता है। एक बार अगर डायबिटीज़ घुस गया तो उसके पीछे ढेर सारे बीमारी रूपी मेहमान अपने घर में शरीर में घुस जाते हैं। कहते हैं कि 2014 में भारत में करीब 6.5 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज थे। 3% मृत्यु का कारण कहते हैं कि डायबिटीज़ पाया गया। दुनिया डायबिटीज़ से चिंतित है, इसलिए 7 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे में इसको थीम रखा गया है। हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल उसके लिए सबसे बड़ा कारण है। शारीरिक श्रम कम हो रहा है, पसीने का नामो निशान नहीं है, चलना फिरना हो नहीं रहा है। खेल भी खेलेंगे तो ऑनलाइन खेलते हैं, ऑफलाइन कुछ नहीं हो रहा है। क्या हम 7 तारीख से कुछ प्रेरणा लेकर के अपने निजी जीवन में डायबिटीज़ को परास्त करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आपको योगा में रुचि है तो योगा कीजिए, नहीं तो कम से कम दौड़ने चलने के लिए तो जाइए। अगर मेरे देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो मेरा भारत भी तो स्वस्थ होगा। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम समाज और देश के स्वस्थ होने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? दूर रखना है ऐसे ही तमाम खतरों को जो हमारी सेहत के लिए आज बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। डॉक्टर झिंगन, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करें। और डायबिटीज़ को सचमुच बार बार ये बात आती है कि ये एक बड़ा खतरा है। पिछले कुछ वर्षों में मामले लगातार बढ़े हैं, लेकिन सचमुच अगर हम जागरूकता के स्तर पर बात करें, लोग इसके खतरे को भांप रहे हैं। लोगों में जागरूकता तो बढ़ी है, लोग अब सामने भी आते हैं, लोग जो है डायबिटीज़ के लिए चेक भी कराते हैं। और यही एक कारण है कि जो संख्या हम लोग कह रहे हैं कि आज 6.5 करोड़ जो व्यक्ति डायबिटीज़ के हैं, वो लोग वही है जो अब सामने आने लगे हैं। क्योंकि लोगों को अब ये पता लगने लगा है क्या लक्षण है डायबिटीज़ के, किन लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा हो सकती है। और वही कारण है कि वो लोग आके अब चेतना तो आ रही है, लेकिन थोड़ी सी इस चेतना को और अगर बड़ा रूप दे दिया जाए तो हम इस समस्या को बड़े अच्छे तरीके से
हल भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जी डॉक्टर मधु, ये जो बात आ रही है कि अब नंबर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं, या फिर ये भी कहें साथ में कि ज़्यादा लोग इससे ग्रस्त भी हो रहे हैं और इसकी चपेट में भी आ रहे हैं। किस तरह के फैक्टर्स आप मानते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी व्यक्ति में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाएगा या उसे मधुमेह रोग हो जाएगा? ये आपने ठीक कहा कि एक तो बात सही है जो डॉक्टर चिंगन ने कहा कि लोग सामने आ रहे हैं और चेकअप भी करवा रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि कई फैक्टर्स ऐसे अब उत्पन्न हो गए हैं हमारी सोसाइटी में, जीवन शैली के माध्यम से या खान पीन के दुरुपयोग से, या सेडेंट्री जिसको हम कहते हैं कि एक्सरसाइज या व्यायाम होता ही नहीं है किसी के जीवन में। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मोटापा को बढ़ाती हैं और मोटापे के बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज़ या मधुमेह की संख्या भी बढ़ाते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है जिसके वजह से अभी 6.5 करोड़ डायबिटिक्स हैं हमारे कंट्री में। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 3-3.5 करोड़ लगभग ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आए हैं, और ये अंदाजन इतने लोग और डायबिटिक्स हैं जो डिटेक्ट भी नहीं हो रहे और डायग्नोज भी नहीं हो रहे हैं जी, जो तो खतरा और भी ज़्यादा है। तो खतरा हम टिप ऑफ द आइसबर्ग ही देख पा रहे हैं, शायद आने वाले समय में खतरा और बढ़ेगा। नीलांजना जी, जब भी मधुमेह रोग की बात आती है उसको सीधा जोड़ा जाता है कि आहार, और ख़ास तौर पर मीठा खाने से, कि अगर ज़्यादा मीठा खाएंगे तो मधुमेह हो जाएगा, या फिर अगर मधुमेह हो गया है तो मीठा खाना बंद कर दीजिए और समस्या का समाधान हो गया। क्या ये जो स्थिति है या जो स्टेटमेंट है जितनी सरलता से बोला जाता है, क्या स्थिति इतनी ही सरल है? बिल्कुल सरल इस मामले में नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ जो डाइट होती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और सिर्फ शुगर का रोल नहीं होता है। अगर बैलेंस नहीं है डाइट में, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं डाइट के, अगर उसमें बैलेंस नहीं होता है तो डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। या हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड खाना खाएं जैसे मैदा या शुगर, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, एज अपोज टू जो चीज़ें हमें खानी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है, जो अनाज खाने हैं, वो हम कम खाएं और उसकी जगह वो शुगर्स उसका रिप्लेस करें, तो फिर तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल की जीवन शैली है या यूथ की बात करें, गड़बड़ कहाँ हो रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं खान पान की बात करें तो? बहुत सारे जो यूथ हैं बहुत जल्दी में रहते हैं, तो खाना खाने का, खाना चबाने का टाइम नहीं है, वो इस तरह की चीज़ खाना चाहते हैं जो जल्दी से खा लें, समय नहीं बिताएं। तो मुझे लगता है कि अगर आप बैठ के खाना चबा करके खाएं तो आप यू कैन नॉट गो रॉन्ग। तो ये सबसे पहला, और टीवी के सामने ना खाएं, खाने पे आप ध्यान दें तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे। डॉक्टर संजय वाधवा, जब बात आती है डायबिटीज़ की या आजकल हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की भी जब बात करते हैं, हमारी जीवन शैली पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि हमारी जीवन शैली बहुत बदल गई है। खान पान की तो बात हुई कि खान पान जो गड़बड़ हो रहा है, दरअसल व्यायाम का, एक्सरसाइज का कितना महत्व है इंसान के जीवन में? फिज़िकल एक्टिविटी का, एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको हम जितना ज़्यादा समझें उतना अच्छा है। हम अक्सर इसका महत्व बहुत कम आंकते हैं और इसको बहुत लाइटली लेते हैं। इस एक एक्टिविटी से, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी से, जो मॉडरेट इंटेंसिटी की हो, हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सबसे पहले तो बीमारी होगी ही नहीं। ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ के संदर्भ में भी जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, जिन्हें नहीं है डायबिटीज़, जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, अच्छा, उनको डायबिटीज़ नहीं होगी। जिनको हो गई है डायबिटीज़, उनका डायबिटीज़ का नियंत्रण बेहतर हो जाएगा और उनकी कॉम्प्लिकेशंस की संभावना नहीं होगी। और अगर डायबिटीज़ हो गई है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी डायग्नोज हो गई हैं, तो नियमित रूप से व्यायाम करने से, कुछ सावधानियों का ध्यान में रखने से उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी मैनेज बेटर हो सकती हैं। जी, तो बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट डायबिटीज़। एक्सरसाइजेस का बहुत रोल है। प्री डायबिटिक्स को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से हम रोक सकते हैं, और ऐसा देखा गया है कि लगभग 34 से 48% प्रिवेंशन पॉसिबल है नियमित रूप से व्यायाम करने से, प्री डायबिटिक्स को डायबिटिक्स में कन्वर्ट होने से। जी, ये जो स्थिति सामने आई है डॉक्टर चिंगन, आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम प्री डायबिटिक स्टेज की बात कर रहे हैं, ये कौन सी दशा है? वो लोग जो अभी मधुमेह से ग्रस्त नहीं है लेकिन हो सकते हैं, कौन सी स्थिति माना जाए इसे? एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया। इस स्थिति में क्या होगा कि जो नॉर्मल्स लेवल्स हैं उससे थोड़ा ऊपर है,
और जो डायबिटीज़ थ्रेशोल्ड के लेवल्स हैं उससे कम है। तो वो लेवल्स क्या होंगे डॉक्टर जी? तो जो अगर जैसे नॉर्मल अगर मान के चलें कि अगर आपका जो है फास्टिंग के लेवल्स 100 से नीचे आना चाहिए और वो 140 से नीचे आना चाहिए, तो अगर वो वाले लेवल्स खाली पेट की अगर ब्लड शुगर है वो 120 130 आ रही है, और जो अपर लिमिट है जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर 2 घंटे बाद के खाने की 180 तक है, अगर उसकी जगह वो 160 170 के आसपास आ रही है, सो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट क्रॉस्ड। इन्होंने जो है उसके थ्रेशोल्ड को क्रॉस तो नहीं किया, लेकिन उसमें अपर लिमिट में जो नौ है उससे पास पहुंच रहे हैं। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो फास्टिंग लेवल्स है, हम लोग इसको कहते हैं, द वर्ड जिसमें यूज़ आता है इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। पेशेंट का क्या होगा, जो खाली पेट की शुगर है वो ज़्यादा होगी और खाना खाने के 2 घंटे बाद की वो नॉर्मल रहेगी। तो यही जो स्टेज है, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जैसे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अक्सर लोगों का ये कहना होता है डॉक्टर जिंगन इस पर कि शायद रिपोर्ट्स ही गलत हो गई या वहां पर गड़बड़ी हुई, टेस्ट ठीक से नहीं हो पाया। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहला रिएक्शन जो पेशेंट का है वो यही कहता है कि ये जो रिपोर्ट है, क्योंकि मेरी खाली पेट की तो ज़्यादा है और खाना खाने के बाद की तो है वो बिल्कुल नॉर्मल सही है जी। ये एक्चुअली एबनॉर्मल है, इसी को हम लोग कहते हैं ये प्री डायबिटीज़ है। और जैसा डॉक्टर वधवा भी बता रहे थे, पर ईयर 8 to 10% पेशेंट जो हैं ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं। बल्कि एडीए की तो स्टेटमेंट ये भी है कि 70% प्री डायबिटिक विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज़ विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो प्री डायबिटीज़ वाला स्टेज है ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। आज हमारे देश की जो 25 से 40 साल की जो एज ग्रुप है उसमें इसका इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है। यानी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, और देश भर में अगर हम बात करें, दुनिया भर की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा होती है। अबाउट 90% पेशेंट सारे टाइप 90%। डॉक्टर मधु, एक बात बताइए, अभी जो बात आ रही है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, वो अपने टेस्ट कराते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में ये भी देखा गया है कि गए थे किसी और चीज़ के लिए जांच करवाने, डॉक्टर को शक हुआ, उन्होंने कहा कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल भी चेक कराइए, तब पता चलता है कि डायबिटीज़ है। 2 सवाल यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। जब ये पता चलता है किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो कितने टेस्ट करेंगे आप, कितनी बार में लेबल करेंगे किसी व्यक्ति को कि हाँ अब आपको ये तय हो गया है कि आपको डायबिटीज़ है? एक बात। और दूसरी बात, चूंकि पता अब चला है, क्या ये कोई तरीका है जानने का कि ये पता चल जाए कि 4 साल से थी, 6 साल से थी, या अभी अभी हुई है? पहले तो मैं ये आपकी बात रीइंफोर्स करना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। डायबिटीज़ में सबसे जानना ज़रूरी है, सब लक्षण नहीं आते हैं और करीब 50% लोगों में लक्षण होते ही नहीं है। इसीलिए हमें स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, इसीलिए हमें जाके टेस्ट करके ही पता लगाना पड़ता है। मरीज आपके पास कुछ लक्षण लेके नहीं आएगा, अब उसकी वेट करेंगे तो कई बार बहुत लेट हो जाते हैं। तो ये तो पहली बात है। तो जो आपने जिक्र किया कि वो किसी और तकलीफ के लिए हॉस्पिटल में आता है और तब हम डॉक्टर टेस्ट करने के लिए कह देता है, ये एक प्रोग्राम का भी एक हिस्सा है, नेशनल प्रोग्राम का, अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग भी कहते हैं इसको, कि किसी भी तकलीफ के लिए अगर मरीज चाहे 30 साल की उम्र से अधिक हो, वो हॉस्पिटल में दिखाने आता है तो ये उनका शुगर टेस्ट भी कर लेना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे कंट्री में आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब आपके जो सवाल का डायरेक्ट जो आंसर है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि डायग्नोसिस डायबिटीज़ का ब्लड शुगर से ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया कि पेशाब टेस्ट से भी लोग कहते हैं डायबिटीज़ हो गया। इसलिए पहली बात तो ये है कि ब्लड शुगर टेस्ट होना चाहिए, तभी डायग्नोसिस होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरा जो है, आपने कहा कितनी बार, 2 बार ये बोला गया है कि 2 डिफरेंट ओकेजन्स में ब्लड शुगर टेस्ट करें, और जो भी लेवल्स जो निर्धारित की गई हैं उससे अगर अधिक हो और ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स हो, तभी डायग्नोसिस डायबिटीज़ का देना चाहिए। इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है और उसका जीवन भर का उसका इलाज है, तो 100% जब तक श्योर नहीं है कि डायबिटीज़ से किसी को डायबिटीज़ लेबल नहीं करना चाहिए। ये बात प्री डायबिटीज़ के लिए नहीं है। एक और इसी में छोटी सी बात, आपने कहा टेस्ट करें, कुछ लोग रैंडम लेवल को मानेंगे या फास्टिंग भी होना चाहिए और पीपी भी होना चाहिए, किस तरह से दो बार टेस्ट होंगे? हाँ, देखिए, बेस्ट तरीका जो डायग्नोसिस का और मोस्ट कंफर्म्ड वे टू डायग्नोज डायबिटीज इज फास्टिंग और ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद का पीपी। ये बेस्ट तरीका है डायग्नोज करने का, यही रिकमेंडेड है। तो दोनों बार ये टेस्ट होकर, हाँ, उसमें ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आपकी फास्टिंग वैल्यू क्लियर कट रेंज के ऊपर है और 2 ओकेजन में अगर ज़्यादा है तब भी आप कर सकते हैं, और अगर लेकिन आप नॉर्मल हो तो ये नहीं कह सकते ये डायबिटीज़ नहीं है 100%। डायग्नोज तो कर सकते हैं, इसीलिए आपको ग्लूकोज देना पड़ता है। रैंडम भी यूजफुल है, क्योंकि हमने रैंडम का जिक्र किया। रैंडम अगर क्लियर कट लक्षण डायबिटीज़ के हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, बहुत भूख ज़्यादा लगना, या बार बार पेशाब का आना, ये और ये वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाना, इसके साथ अगर रैंडम भी 200 से ऊपर हो
तो तब भी हम डायग्नोसिस डायबिटीज का कर सकते हैं, बट उसी कंडीशन में। तो बहुत स्पष्ट तरीके से आपने बताया कि किस तरह उसकी जांच की जाती है और किस तरह ये पता चलाया जाता है कि डायबिटीज़ किसी व्यक्ति को है या नहीं। फिलहाल फरीदाबाद से महेंद्र जी हैं टेलीफोन लाइन पर। महेंद्र जी, आपका स्वागत, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए महेंद्र सर। जी। सबको मेरा नमस्कार। आपको भी जी। सर मेरा वेट 93 केजी है और मुझे अभी टेस्ट कराया दो मंथ पहले जी। और थायराइड बताया 6.8 और मधुमेह कह रहे हैं अभी तुम बॉर्डर लाइन पर हो। अच्छा, तो सर क्या ये मधुमेह का थायराइड से लिंक है क्या सर? जी, और मेरा वेट कम नहीं हो रहा सर 2 महीने से। आपका वेट 93, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 42 साल है सर। 42। और आपके जो थायराइड लेवल्स हैं, डॉक्टर झिंगन जानना चाहेंगे इनके थायराइड? 6.8 TSH4 है सर। TSH4 है? हाँ जी। मेडिसिन ले रहे होंगे आप दवाई ले रहे हैं? सर दवाई लिख के दिए 2-3 दिन पहले, लेकिन शुरुआत नहीं की सर दवाई लेने की और विटामिन डी की कमी बता रहे। डॉक्टर झिंगन क्या कहना चाहेंगे? एक तो एक तो 93 इनका किलो वेट इनका जो है वजन 93 किलोग्राम इन्होंने वेट बताया है, जी। वो इटसेल्फ जो है बॉर्डर लाइन है डायबिटीज। और जो है बॉर्डर लाइन ऑलरेडी हो चुका है, तो आप ऑलरेडी हाई रिस्क ग्रुप में तो आ ही रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि जो डायबिटीज़ होने की वजह है वो आपका वेट है, ओवर वेट जो हुआ, ओबेसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म जो आप बता रहे हैं वो चार एक्चुअली लेवल्स वो ठीक नहीं है, या तो वो मेडिसिन के बाद में आ रहा है, लिमिट में होना चाहिए। हाँ, वो मतलब TSH तो 5 ठीक लग रहा है सुनने में। वही मैंने कहा, ये वाले लिमिट तो ठीक है। अगर कोई दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसके बाद 4 है फिर तो अलग बात है, बट अदरवाइज ऐसे 93 kg वेट इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। ओबेसिटी तो ऑलरेडी है ही है, और वेट कम करने का सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करना ही पड़ेगा। डॉक्टर संजय वाधवा क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर झिंगन की बात से कि वज़न अगर कम करना हो तो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो करना होगा। और उसके लिए हम आगे और चर्चा करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम में किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसी पर ही डॉक्टर वाधवा जरा सी और बात कर लेते हैं। दो बातें आई, बार बार हम पढ़ते हैं और आप विद्वानों ने बार बार ये बात कही है कि जिसको भी मोटापा है उसको डायबिटीज़ का खतरा कई गुना ज़्यादा है। हाँ। पहली बात तो मोटापे का सीधा सीधा संबंध मधुमेह से हो गया। एक चीज़ तो जो मोटे हैं वो वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज भी करेंगे और खान पान में भी ध्यान रखेंगे, एक चीज़ हो गई। लेकिन जो मोटे नहीं हैं और उन जिनको खतरा है डायबिटीज़ का, क्या उनको भी लाभ होगा एक्सरसाइज से? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक्सरसाइज न सिर्फ वजन कम करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है, फिटनेस लेवल मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ हम एक बात ना भूलें कि डायबिटीज़ हो क्यों रही है। या तो शरीर में इंसुलिन पैदा नहीं हो रही, बन रही नहीं रही, या इंसुलिन बन रही है लेकिन हमारे बॉडी के टिश्यूज़ सेंसिटिव नहीं है इंसुलिन के एक्शन के लिए। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से आप इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं और जो पेट के हिस्से में चर्बी जमा है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट ओबेसिटी है जिसको हम ट्रंकल ओबेसिटी या मिड पोर्शन ओबेसिटी कहते हैं। शरीर का वजन अगर ज़्यादा है तो वो मसल मास की वजह से भी हो सकता है, बोन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा चिंता है हाई फैट क्वांटिटी इन द बॉडी की। तो फैट कंटेंट कम करेगी रेगुलर एक्सरसाइज। जी, एक्सरसाइज के अलावा नीलांजना जी, जब बात आ रही है डाइट की, वो लोग जिन्हें मधुमेह का खतरा तो है लेकिन अभी मधुमेह हुआ नहीं है, अभी इसे किस तरह से प्लान करें, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरह के बदलाव करने होंगे और प्लानिंग कैसी होगी, स्ट्रैटेजी, जिससे जो खतरा है वो वहाँ से रिवर्स हो सके या कम हो जाए संभावना? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि ना कि क्या खा रहे हैं पर किस समय खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, बैठ के आराम से चबा करके खा रहे हैं। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कितने उसको कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, कितने प्रोटीन देने हैं, लेकिन एज अ रूल अगर आप अपना प्लेट देखें और प्लेट को आप आधे हिस्से में डिवाइड करें, आधा हिस्सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो और वो भी ज़्यादा छीला हुआ, ज़्यादा कटा हुआ नहीं हो, बड़े पीसेस हों, और दूसरा हाफ का क्वार्टर जो है प्रोटीन रिच फूड हो, जिसमें कि आप नट्स हैं, बीन्स हैं, मटर है, इस तरह की चीज़, और जो क्वार्टर बच गया है उसमें आप अनाज, और वो भी अनरिफाइंड, मैदा नहीं हो जी, लेकिन मिलेट्स हों, ज्वार, बाजरा, इस तरह की चीज़ें हों, उससे बनी हुई चीज़ें हों, तो आप कह सकते हैं कि आपका प्लेट ठीक है, एंड दिस विल नॉट लीड टू
chronic problems like diabetes. जी, हालांकि ये जो विकल्प हैं लोगों को कुछ मुश्किल लगते हैं क्योंकि एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और टाइम ड्यूरेशन कि कितने समय में इस तरह का खाना बनेगा। फास्ट फूड कहते हैं कि जंक फूड भी कि इजीली अवेलेबल होता है, वो एक बात है। डॉक्टर संजय वाधवा, जब किसी भी व्यक्ति को ये पता चला कि वो डायबिटीज़ उसे हो गई है, टेस्ट से ये सामने आ गया, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादातर काफ़ी लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि अब डॉक्टर ने कहा कि डायबिटीज़ हो गई, एक्सरसाइज शुरू करनी है। इतना लंबा गैप है, कैसे वहाँ पे प्लानिंग की जाए? क्योंकि उनको लगता है एक्सरसाइज शुरू करनी है तो फर्स्ट डे से बहुत ज़्यादा जोश भी होता है और डर भी है कि इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कैसी प्लानिंग होनी चाहिए? उसमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन एक्सरसाइज प्रोग्राम हर एक व्यक्ति विशेष के लिए इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली एक्टिव नहीं है पिछले कुछ समय से और उसने एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो उसको लो लेवल ऑफ इंटेंसिटी से एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। आम लोगों के लिए समझाने के लिए मैं कह दूं कि वो अगर 10 मिनट प्रतिदिन से शुरू करते हैं अगले कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद महसूस करें कि उनके शरीर कैसे एडजस्ट कर रहा है। 10 मिनट की रोज़, जैसे वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग अगर शुरू करते हैं 10 मिनट और अगर वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर टाइम बढ़ा दें जी। ताकि अगले कुछ हफ्ते में हमारा टारगेट होना चाहिए 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग हर रोज़, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन, ताकि एक हफ्ते में जब हम वॉकिंग का ड्यूरेशन ऐड करें तो लगभग 150 मिनट प्रति वीक हो जाए। और इसमें इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। तो ये ज़रूरी है कि जिसने कभी पिछले कई हफ्तों, जैसे अस्पताल में भर्ती हों कुछ हफ्तों के लिए, या कोई चोट लग गई थी, पैर में प्लास्टर लग गया था, तो वो वॉकिंग उनकी छूट गई जी। तो जब वो प्लास्टर खुल गया या अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए तो वो लो लेवल से एक्सरसाइज करें। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो जो लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एकदम से शुरुआत ना करें और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर ना जाएं जब तक आपकी बॉडी टोन अप ना हो जाए और पूरी तरह से तैयार ना हो जाए कि रिग्रेस एक्सरसाइज को वो टेक अप कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह रोग से बचाव के बारे में। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। एक तो गरीबी के हालात और उस पर बढ़ती उम्र, ऐसे में एक बुजुर्ग को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भला क्यों तरसना पड़े। बढ़ती उम्र का सहारा बनेंगे, जरूरत पे हम हर कदम साथ हैं। भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 से 79 वर्ष के बीपीएल बुजुर्गों को 200 रुपए महीना, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु पर 500 रुपए महीना पेंशन देती है। मेरी पेंशन मेरा सहारा। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। ये लो अम्मा, तुम्हारे लिए लाठी। जिंदगी में घटे किसी हादसे का मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान जाए। यही मानना है गायत्री का। एक हादसे में मैंने अपना पति तो खोया, मगर हिम्मत नहीं हारी। मुसीबत की इस घड़ी में मेरी मददगार बनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। योजना के तहत 40 से 79 साल तक की बीपीएल विधवाओं को 300 रुपए महीना पेंशन दी जाती है।
जिंदगी अब हारेगी नहीं। नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज टोटल हेल्थ में चर्चा हो रही है मधुमेह से हम कैसे बच सकते हैं, मधुमेह को हम कैसे हराएं, इस पर। और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं राकेश जी दिल्ली से। राकेश जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में। सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते जी। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी उम्र 61 ईयर है जी, और पिछले 26 साल से मैं डायबिटिक हूँ जी, और अभी इंसुलिन ले रहा हूँ। तो क्या मैं इंसुलिन छोड़ के दवाई पे शिफ्ट कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी इंसुलिन से लो हो जाती है शुगर, और उससे बड़ी फिर दिक्कत आती है जी। इंसुलिन की यूनिट मैं अभी सिर्फ सुबह 10 और रात को 10 यूनिट ले रहा हूँ। डॉक्टर मधु, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, स्पेसिफिक केस में ये बताना बड़ा मुश्किल है कि लो शुगर क्यों हो रहा है, उसके वजह क्या है। तो वो तो उनके डॉक्टर जहाँ से इलाज चल रहा है उन्हीं से सलाह करें। लेकिन जनरल बात मैं कह दूँ कि जब भी डायबिटीज़ का मरीज इलाज करवाता है, और ख़ासकर गोली जो शुगर डाउन कर देती हैं या इंसुलिन पे होता है, तो ये रिस्क हमेशा रहता है कि शुगर कंट्रोल होने के साथ साथ कभी ऐसा भी हो जाता है कि लो, ज़रूरत से भी और लो हो जाए, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसलिए उसका मेन जो इलाज कह लो या प्रिवेंशन कह लो, इज़ द मेन फोकस देयर। उसको समझना पड़ेगा और डॉक्टर से सलाह करके समझना पड़ेगा कि लो शुगर कैसे पहचान में आए, जल्द से जल्द पहचान में आए, और वो सिचुएशंस हम अवॉइड कैसे करें। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये चेंजेस कर सकते हैं। और इन जनरल ये है कि अब ज़रूरत से ज़्यादा या अनकस्टम्ड एक्सरसाइज ना करें, या फिर किसी दिन फास्ट करें, या अपना खाना जो टाइम पे जो खाने वाली बात होती है वो ना करें। इस टाइप की चीज़ें, या गोली ज़्यादा ले लें, इंसुलिन का डोज में भी कई बार मिस्टेक हो सकती हैं। ये चीज़ें अगर अवॉइड करें तो आमतौर पर हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क जो है वो कम हो जाए। एक चीज़ इसमें एक सॉरी, जैसे उन्होंने कहा ना 26 साल हो गए हैं डायबिटीज़ के, और 10-10 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कहीं किडनी इन्वॉल्वमेंट ना हो रही हो, तो और बार बार हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है अपने डॉक्टर से चर्चा करके, अगर उससे है तो किडनी के टेस्ट उसको करा के उस पहलुओं पे भी देख सकते हैं। जी, आपने लो ब्लड शुगर लेवल की बात कही। एक हमारे दर्शक हैं A.K. रायजादा दिल्ली से। डॉक्टर झिंगन, हम चाहेंगे बहुत संक्षेप में आप इनका जवाब दें। 73 वर्ष इनकी उम्र है, फिजिकली फिट हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि जब भी मैं शुगर टेस्ट कराता हूँ तो हमेशा पीपी और फास्टिंग में वो लोअर साइड पर ही आती है। मुझे चीनी खाना बहुत पसंद है, मीठा खाना बहुत पसंद है, मैं तेल वगैरह नहीं खाता। क्या मैं अब करूँ ऐसा कि जिससे मुझे कोई खतरा ना हो, और क्या मैं चीनी खा सकता हूँ, ये जानना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ये बता रहे हैं लेवल्स अगर कम है तो इसके लिए लोअर साइड पे रहते हैं। हाँ, लोअर साइड में रहते हैं, और ख़ास करके 70 ईयर्स प्लस हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा खाना कई बार खाना चाहिए। बिकॉज जो इस एज में लो शुगर का होना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे फ्रीक्वेंट फॉल्स हो जाते हैं। एल्डरली ग्रुप में रात को उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहाँ गिर जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही मैसेज है इनके लिए, थोड़ा थोड़ा खाना, कई बार खाना, ये मेन चीज़ है। डॉक्टर संजय वाधवा, इंटेंसिटी की जो हम बात कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर मधु ने भी कहा कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक आम व्यक्ति ये कैसे पहचाने कि एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है, या कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए सेफ है जिससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और आम लोगों के दिमाग में आता है, पर कई बार वो डॉक्टर से पूछ नहीं पाते हैं कि डॉक्टर ने तो कह दिया कि भाई मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करो, लेकिन जब तक हम उसको सरल भाषा में ना बताएं तब तक वो उसको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम एक्सरसाइजेज को या फिजिकल एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: लाइट एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एंड विगरस एक्सरसाइजेज। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ओवरऑल फीलिंग क्या है उस एक्टिविटी के बाद। अगर आपको फीलिंग लाइट है तो वो एक्टिविटी लाइट एक्सरसाइज की कैटेगरी में होगी। अगर आप हैवी फील कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप वो एक्टिविटी पूरी कर पाए तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी है, और अगर आपको हैवी से ज़्यादा फीलिंग है तो वो विगरस है। दूसरा, हमने ये देखना है कि क्या हमें स्वेटिंग हो रही है उस एक्टिविटी के दौरान। तो उसमें अगर नहीं हो रही है स्वेटिंग उस एक्टिविटी के दौरान तो वो लाइट एक्टिविटी है। अगर आपको स्वेटिंग हो रही है
10 मिनट के करीब एक्टिविटी के बाद तो वो मॉडरेट है। और अगर आपको एक्सरसाइज एक्टिविटी शुरू करते ही स्वेटिंग शुरू हो गई तो इसका मतलब वो विगरस है। दूसरा, क्या आप साथ चलते किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के दौरान बात कर पा रहे हैं? अगर आप बातचीत में एंगेज हो पा रहे हैं तो वो लाइट एक्टिविटी है, और अगर आप उसके साथ साथ सिंगिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उस एक्टिविटी के दौरान तो वो डेफिनेटली लाइट एक्टिविटी है। मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्टिविटी वो है जिसमें आप बातचीत तो कर पा रहे हैं अपने साथ चलने वाले व्यक्ति के साथ, लेकिन आप गा नहीं सकते। तीसरा, अगर वो एक्टिविटी जिसमें आप बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं कंफर्टेबली बिना रुके, और गाने का तो सवाल ही नहीं है, तो वो विगरस एक्टिविटी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि फीलिंग कैसी है, स्वेटिंग हो रही है कि नहीं, और हम वॉकिंग एंड टॉकिंग में एंगेज्ड हैं कि नहीं है। डॉक्टर वाधवा, एक हमारे दर्शक हैं टेलीफोन लाइन पर, उनका सवाल भी लें, लेकिन एक वाक्य में मैं चाहूँगा जवाब। हमारे एक दर्शक ने ईमेल भेजा, अशोक डुडेजा नाम है उनका। उन्होंने पूछा है कि जो महिलाएं घर पर रहती हैं, दिन भर घर का काम करती हैं और रसोई में काम करती हैं, क्या उसको भी हम व्यायाम की, एक्सरसाइज की श्रेणी में मानेंगे? इसको हम फिजिकल एक्टिविटी की श्रेणी में तो मानेंगे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं होगी, क्योंकि वो रिक्विजिट इंटेंसिटी की नहीं है। ठीक। हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कि मैं तो 1.5-2 घंटा शॉपिंग करती हूँ, मॉल में बहुत चलना पड़ता है, वो एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर है। ठीक है। हमारे एक दर्शक हैं झारखंड से, रविंद्र जी टेलीफोन लाइन पर। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। जी सर। जी रविंद्र जी, सवाल पूछें। जी सर, सवाल तो किए सर, आप बताइए। लाइव पर हम देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? लाइव पर आपका देख रहे हैं सर। हाँ रविंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हमको 3-4 साल पहले से डायबिटीज हो गई थी जी। तो हम जो है डायबिटीज का दवा कराए, और दवा कराने के बाद मेरा ठीक हो गया। क्या हो गया? दवा हम करा रहे थे, डायबिटीज हो गई थी हमें सर जी। तो मेरा ठीक हो गया था, डॉक्टर से दवा लिए तो मेरा डायबिटीज नॉर्मल हो गया। डायबिटीज ठीक हो गई थी आपकी, फिर आपने क्या किया उसके बाद? जी, इसके बाद मैं डेली मॉर्निंग वॉक करता हूँ और योग करता हूँ, और दवा बंद कर दिया हूँ। क्या सर मुझे दवा लेना पड़ेगा हमेशा? आपने दवा रविंद्र जी अपने आप बंद किया, डॉक्टर के कहने पे बंद किया आपने? अपने आप बंद किए सर। अपने आप बंद किए, ठीक है। डॉक्टर मधु, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि अब तो शुगर लेवल ठीक है, दवा बंद कर दें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सिचुएशन भी है, और हम रेगुलरली देखते भी हैं। डायबिटीज़ जो दावा करते हैं कि क्योर हो जाती है, ये गलत है। आमतौर पर डायबिटीज़ एक बार लग जाए तो वो ज़िंदगी भर रहती है, और दवाइयों से कंट्रोल में ज़रूर आती हैं। कंट्रोल करने के बाद आप नॉर्मल लाइफ तो ज़रूर बिता सकते हैं, लेकिन दवाएं साथ में आपको लेनी जिंदगी भर खानी पड़ेंगी दवाएं। हाँ जी, ठीक है। डॉक्टर जिंगन, एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। अक्सर सोशल मीडिया में बहुत इस तरह के दावे आते रहते हैं कि फलां चीज़ खा लीजिए, ये चीज़ पी लीजिए, ये पैथी, उसमें ये पुड़िया है, इससे मधुमेह जो है वो क्योर हो जाता है। कुछ नई दवाओं के बारे में भी बात है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज जैसे डॉक्टर मधु ने कहा, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती। आप इसको मात्र नियंत्रण में रख सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने भी जो अभी टेलीफोन किया था, इनसे पूछना था कि जांच भी कराते हैं कि नहीं अपनी। उन्होंने तो कहा ठीक हो गई है, तो वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ कभी ठीक होती नहीं है, कि आपकी सिर्फ इसको जो है कंट्रोल में की जा सकती है, और दवाइयाँ अपनी नियमित रूप से लेनी ही पड़ेंगी। जी। खान पान को लेकर नीलांजना जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि करेला खाइए, और तमाम चीज़ें हैं इस तरह की जिनसे ये कहते हैं कि उसके बाद दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं पर बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए शुगर फ्री की बात की जाए, ऐसा आटा और इस तरह की स्पेशल डाइट भी बहुत प्रमोट की जा रही है। कितनी लाभकारी है, या फिर इनके सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकते हैं? ऐसा है, डायबिटिक डाइट जो है वो एक सिंपल हेल्दी डाइट है जिसमें बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, बैलेंस ऑफ फूड ग्रुप्स होना चाहिए। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर के वो स्पेशल डाइट कोई खरीदें और वही आपको फ़ायदा करे, क्योंकि वो काफ़ी महंगी भी मिलती है। बिल्कुल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है आपको, यू नीड टू गो बैक टू बेसिक्स। जो आप रफ अनाज, जो जिसमें चोकर हो, उस तरह के अनाज खाएं। रिफाइंड वाले जो पैकेट से आप खोल करके तुरंत खा लेते हैं, उस तरह की चीज़ें ना खाएं। और जो शुगर फ्री से बने हुए या आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी हुई चीज़ें आ रही हैं, और ये कहा जाता है ये डायबिटिक्स के लिए अच्छी हैं, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि उनसे कोई फ़ायदा होता है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में भले ही वो थोड़ा हेल्प करें, पर ये नहीं है कि आप वो शुगर फ्री चीज़ें खाएंगे
तो आपकी वो डायबिटिक डाइट वो परफेक्ट हो जाएगी। जी, एक और बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा मैं नीलांजन जी आपसे, और वो ये कि क्या घर में ये माना जाए अगर कोई मधुमेह का रोगी है तो बाकी लोगों का खाना और उसका खाना बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा। It's a regular diet which everyone can eat and should eat because that is how। वरना खाने की मेज पर तो ये है भाई, ये तो आप नहीं देख भी नहीं सकते इस तरफ और ऐसा। बिल्कुल, आप आलू भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, पर किस तरह का चावल और किस तरह से आलू बनाना है उस पे। आम का मौसम आने वाला, जरा सा आम भी खा सकते हैं। बिल्कुल, जरा सा खा सकते हैं। खा सकते हैं। बहुत लोग खुश हो गए होंगे आपकी बात सुनकर। हेल्दी लिविंग सारे फैमिली के लिए ही है, इट्स नॉट ओनली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, कुछ और बातें हम आप लोगों से समझेंगे। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। क्या आप जानते हैं बाजार से खरीदी गई वस्तु या ली गई सेवाओं के बदले बिल न देने पर, किसी भी वस्तु की उसकी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत लेने पर, गलत या भ्रामक विज्ञापन देकर वस्तुओं को बेचने पर, खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर आप अपनी शिकायत कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र से कर सकते हैं। शिकायत का ब्यौरा अपने पास संभाल कर रखें। यदि आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर संपर्क करें। पेट्रोलियम पदार्थ सीमित हैं और जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं, इसीलिए इन दुर्लभ पदार्थ को बचाना जरूरी है। एलपीजी बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। पीसीआरए द्वारा बताए गए साधारण टिप्स अपनाइए। आइए दोस्तों, हम ईंधन बचाएं और देश की प्रगति में हाथ बटाएं। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और एलपीजी बचत के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मारीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। पति की मौत यानी औरत की जिंदगी में गहराता अंधेरा, उस पर गरीबी के काले बादल भी घिरे हुए हों तब। अंधियारे बादल छट जाएंगे, जरूरत पे हम हर कदम साथ हैं। भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 40 से 79 साल तक की बीपीएल विधवाओं को 300 रुपए महीना पेंशन देती है। मुझे मेरी पेंशन नियम से मिल रही है। प्रियंका भारती। हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना।
स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहां सोच वहां शौचालय। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मधुमेह रोग से बचाव कैसे किया जाए, ये आज हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं टोटल हेल्थ में। और फिलहाल समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 617 में हमने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा एलर्जी का लक्षण हो सकता है। 4 ऑप्शंस हमने आपको दिए थे। सही जवाब है ऑप्शन डी, छींके आना, खुजली होना और त्वचा पर चकत्ते। ऊपर दिए गए सभी लक्षण हो सकते हैं एलर्जी के। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है हमारी आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि मधुमेह से बचाव के लिए इनमें से कौन सा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, यानी जिसे नहीं बदला जा सकता। ऑप्शन ए खान पान, ऑप्शन बी जीवन शैली या फिर ऑप्शन सी पारिवारिक इतिहास। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का लकी जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 617 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं नीलांजना जी से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आप लोगों से हमें मिली हैं। नीलांजना जी, इन सभी करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम और उनके शहर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। दीपक वर्मा, जोधपुर से। दीपक वर्मा जोधपुर से, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मधु आपको, किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होने पर उसे डायबिटिक माना जा सकता है? फास्टिंग अगर 140 से 126 से ऊपर और पीपी जब पोस्ट ग्लूकोज का 200 से ऊपर हो तो उसको डायबिटीज कहते हैं। डॉक्टर अशोक जिंगन, प्री डायबिटिक स्टेज में ये लेवल्स कितने होंगे? जैसे डॉक्टर मधु ने बताया 126 से ज़्यादा हो, जैसे कि 140 150 हो, और 200 से कम रहे, 170-80 पे हो, तो ये है, मतलब थ्रेशोल्ड से कम है और नॉर्मल लेवल से ऊपर। नीलांजना जी माफ कीजिए, कौन सा आहार मधुमेह के खतरे को बढ़ाता है? जंक फूड या तला हुआ या चीनी का? ऐसा है कि तेल और चीनी कोई भी हेल्दी डाइट का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जंक फूड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, तो वो जंक फूड है जो कि आपके डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा सकता है, लेकिन एक्सेस में शुगर और फैट भी प्रॉब्लम करती है। डॉक्टर संजय वाधवा, मधुमेह के खतरे को आहार से तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन व्यायाम का कोई सीधा संबंध नहीं है। ये गलत बात है। व्यायाम का बहुत सीधा संबंध है मधुमेह से बचने के लिए भी और उसके बेहतर उपचार और रोकथाम के लिए भी। डॉक्टर मधु, मधुमेह रोगी यदि अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित रखे तो उसे दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी? कुछ ऐसे लोग हैं, करीब 10-15% में देखा गया है कि अगर लाइफस्टाइल चेंज करें या जीवन शैली बदलें तो उनका शुगर कंट्रोल में आ जाता है और कंट्रोल में रहता भी है, अगर वो कंटिन्यू रखें अपने जीवन शैली को, लेकिन आमतौर पर गोलियों या दवा की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर अशोक जिंगन, यदि फास्टिंग में ग्लूकोज लेवल अधिक आए और खाना खाने के बाद यानी पीपी में कम, तो इसे क्या समझें? ये प्री डायबिटीज की स्थिति है, आगे चल के डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती जाएगी। मिस सिंह, मधुमेह रोगियों को कार्बोहाइड्रेट कम कर देना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कार्बोहाइड्रेट उनको लेना है, लेकिन किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लेना है उस पर ध्यान देना है। डॉक्टर संजय वाधवा, अगर एक बार मधुमेह हो जाए तो उसके बाद व्यायाम करने से क्या लाभ होगा? व्यायाम बहुत ज़रूरी है और डायबिटीज़ के संदर्भ में ये जानना है व्यायाम क्यों, कितना, कब, कैसे और कहाँ। तो जैसे आपने पूछा व्यायाम क्यों, व्यायाम करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका नियंत्रित होता है। और यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूं कि डायबिटीज़ के संदर्भ में सिर्फ ब्लड ग्लूकोज की ही बात नहीं होती। आजकल बहुत सारे लोग HbA1c टेस्ट की सलाह देते हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड है, जो पिछले कुछ हफ्ते और कुछ महीने का शुगर कंट्रोल बताता है। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ हैं जिसमें ये देखा गया कि 8 हफ्ते के नियमित व्यायाम से लगभग 0.7%
HbA1c कम हुआ, ब्लड ग्लूकोज तो कम हुआ, HbA1c जो मार्कर है पिछले कुछ हफ्तों के कंट्रोल का, तो वो कम हुआ। इसके अलावा ब्लड शुगर भी कम हुआ, ब्लड प्रेशर भी कम हुआ, ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। और डायबिटीज़ के रोगियों को अक्सर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम साथ में होती है, और ये सब इकट्ठे होकर बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बनाते हैं। थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अगर बूढ़े लोगों में डायबिटीज़ है तो उनमें इंजरीज और फॉल्स का रिस्क होता है। नियमित व्यायाम करने से फॉल्स का रिस्क बहुत कम होता है, आपकी मसल्स बेटर संतुलन में होती हैं और आपकी नींद बेहतर होती है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। डॉक्टर मधु, डायबिटीज रोगी को ग्लूकोज यानी अपने शुगर लेवल्स की जांच कब कब और कितनी बार करानी चाहिए? ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं तो लगभग रोज ही अब उसको टेस्ट करना पड़ेगा। घर में ग्लूकोमीटर की पॉसिबिलिटी है तो वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर टाइप 2 डायबिटिक हैं, कंट्रोल में है, तो 2 हफ्ते या महीने में एक बार करा लें फास्टिंग पीपी तो भी चलेगा। जी डॉक्टर जिंगन, दवा लेने में और खाने में कितना गैप होना चाहिए और दवा का शेड्यूल कैसे तय होगा? एक्चुअली बेसिकली जो इंसुलिन या टेबलेट्स हैं वो हमेशा इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उनका इफेक्ट 1.5 या 2 घंटे बाद शुरू होता है। तो हम यही कहते हैं कि उसको 15 से 20 मिनट पहले लें, बजाय इसके कि बिल्कुल कई लोग खाने के साथ में दवाई या इंसुलिन लेते हैं। उसको अपना पहले 15 या 20 मिनट अगर पहले लेंगे और दिन में 2 या 3 बार जैसा डॉक्टर बताते हैं उस प्रकार से लेना चाहिए। नीलांजना जी, मधुमेह रोगी का जो डाइट शेड्यूल है वो किस तरह का होना चाहिए, उसे कब कब और कितनी बार खाना है? ये एक इंडिविजुअल प्लान होता है, पर 3 मील्स तो सभी को लेना चाहिए। उसके अलावा स्नैक्स हम बताते हैं वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप गलत स्नैक लेंगे तो आपकी डायबिटीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए स्नैक्स का जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे हम देते हैं राय। जी डॉक्टर संजय वाधवा, एक्सरसाइज करनी हो किसी डायबिटिक ने तो उसका आउटफिट, जूते, समय कैसे होने चाहिए? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज़ के रोगी को अक्सर हम सिंपलेस्ट एक्सरसाइज के तौर पर वॉकिंग रिकमेंड करते हैं। वॉकिंग ऑफ ब्रिस्क नेचर, मॉडरेट इंटेंसिटी। तो जब किसी ने ब्रिस्क वॉक करनी है जो लगभग 30 मिनट तक करनी है तो जूते का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूते वज़न में हल्के हों, वेल कुशन्ड हों और फ्लेक्सिबल हों। और यहाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि जूते जब खरीदने जाएं दुकान में तो शाम को जाएं, क्योंकि शाम के समय हमारे पैर का साइज़ ज़्यादा होता है सुबह के बजाय। जी डॉक्टर मधु, अगर हम अंगों की बात करें, शरीर के अंगों की, तो मधुमेह का दुष्प्रभाव, बुरा असर शरीर के किन अंगों पर पड़ता है? मधुमेह का दुष्प्रभाव शरीर के किसी भी अंग पे पड़ सकता है, विशेष रूप पे वो आंख पे, गुर्दों पे, दिल पे और नसों पे मेन होता है, जिससे गैंग्रीन, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक होता है। जी, अगर एक बार मधुमेह हो गया डॉक्टर जिंगन, तो इसके दुष्प्रभावों को कैसे रोका जाए, उनसे कैसे बचें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जाए और वो हमेशा दवाइयों को लेते रहना चाहिए, इंसुलिन लेते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉनिटरिंग करना, और वो जैसा कि डॉक्टर वधवा ने बताया था, HbA1c अपना करके 3-3 महीने का आपको आइडिया भी लगता रहेगा और शुगर के लेवल्स के लिए उसका ध्यान भी रखना चाहिए। मिसिंग नमक को लेकर क्या ध्यान रखना है किसी भी मधुमेह रोगी को? नमक खाने में आप डाल सकते हैं, पर जो आप प्रोसेस फूड ले रहे हैं तो उसमें हिडन नमक काफ़ी होता है। आपको टेस्ट स्वीट आएगा, लेकिन उसमें अगर आप पैकेट में पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर सोडियम का अंश होगा। तो पैकेज्ड फूड कम रखें और रेगुलर घर में जो खाना खाते हैं उसमें नमक हो, लेकिन ऊपर से डालने का प्रयोग ना लो करें। सोडियम सॉल्ट लेना एक अच्छा विकल्प होगा या ज़रूरत नहीं है उसकी? अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटिक, देन वी सजेस्ट दैट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब लोग लो सोडियम सॉल्ट लें। रेगुलर सॉल्ट का ही कम उपयोग करना चाहिए। जी डॉक्टर वाधवा, मधुमेह रोगी को एक्सरसाइज करते हुए क्या ध्यान रखना है, कौन से आसन या एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है? यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि मधुमेह रोगी को डॉक्टरी सलाह के बाद ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। डायबिटीज़ की बीमारी में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर। उसके अलावा जब शुगर बहुत अधिक हो जाती है तो हमारे ब्लड में और यूरिन में कीटोन बॉडीज़ की भी प्रेजेंस होती है। तो अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज़ हो, ब्लड में कीटोन की मात्रा हो, ब्लड शुगर लेवल 300 या उससे ज़्यादा हो तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा डायबिटीज़ में कुछ लोगों को जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे रेटिनोपैथी हो गई किसी को, तो उसको विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें जंपिंग, स्किपिंग इन्वॉल्व हो और सिर नीचे हो जाता हो हमारी कमर से पोजीशन के मामले में।
जो लोग डायबिटीज़ न्यूरोपैथी से ग्रस्त हैं उनको बहुत ज़्यादा रनिंग जॉगिंग नहीं करनी चाहिए और प्रलॉन्ग्ड सिंगल सेशन ऑफ वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। जूते तो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रोगी को भी विग्रस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जी। और ये आखिरी राउंड है, हम चाहेंगे आप इसमें अपना संदेश भी इसमें शामिल कर लें, यानी छोटे छोटे जब आपका प्रतिबंध अब समाप्त होता है। डॉक्टर मधु, आपसे ही शुरू करते हैं, ये बताइए, अगर मधुमेह यानी डायबिटीज़ का पारिवारिक इतिहास हो और जिन्हें ज़्यादा खतरा हो तो वो लोग डायबिटीज़ यानी मधुमेह से किस तरह बच सकते हैं? उसका मतलब ये हुआ कि उनका रिस्क डायबिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा है जनरल पॉपुलेशन से, तो इसलिए उनको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम टेस्ट कराना पड़ेगा। मे बी 30 ईयर्स के एज से ही या इवन 20 ईयर्स के एज से उनको शुगर फ्रॉम टाइम टू टाइम चेक करा के देखना पड़ेगा और अपने खान पान और लाइफस्टाइल पे विशेष रूप से उनको ध्यान देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल जिसका फैमिली हिस्ट्री नहीं है या फैमिली में ऐसे कोई डायबिटिक ना हो। जी। और इसी संदर्भ में मेरे ख्याल से मैसेज भी उभर के आता है, हेल्दी लिविंग का जो एडवाइस हम देते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हम कर रहे हैं, वो इट डजंट अप्लाई ओनली टू अ डायबिटिक पेशेंट और अ डिजीज्ड पर्सन। इट इज़ एक्चुअली अगर हमें डायबिटीज़ की संख्या कम करनी हो इस कंट्री में या डायबिटीज़ पे काबू पाना हो तो हेल्दी लिविंग शुड बी फॉर ऑल एंड हेल्दी लिविंग एक्चुअली इज मेंट फॉर ऑल। डायबिटिक शुड नॉट फील कि उसका अलग से कोई स्पेशल कुछ दे रहे हैं। जो डायबिटिक को बताते हैं वही हर एक आदमी को करना चाहिए डिसिप्लिन्ड वे में। दैट इज द मैसेज। जी। डॉक्टर अशोक झिंगन, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर पहुंच गए हैं, बिल्कुल उस खतरे में पहुंच सकते हैं, वो कैसे रिवर्स करें, क्या ध्यान रखें? मैं तो ये कहता हूँ, जो हम लोग आज बात कर रहे थे ना लाइफस्टाइल डिजीज़ की या डायबिटीज़ की, तो हम लोगों को 7 सिंस ऑफ जो मॉडर्न लाइफ है उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये 7 सिंस हैं: सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्लीप, एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव सॉल्ट, और इसके साथ में जो है बेसिकली स्मोकिंग एंड स्पिरिट्स। ये अगर 7S को याद रखेंगे तो हमारी जो है चर्चाएं इसके बारे में ज़्यादा होंगी भी नहीं और सब लोग हेल्दी लिविंग, जैसा कि डॉक्टर मधु कह रहे हैं, एवरीबॉडी कैन लीड ए हेल्दी लाइफ अलॉन्ग विद दिस। नीलांजना जी, किस तरह का आहार मधुमेह से बचाव में उपयोगी साबित हो सकता है? अनरिफाइंड, अनप्रोसेस, जितना आप चोकर वाली, छिलके वाली चीज़ें खाएं जिसमें कि आपको दांतों का उपयोग करना पड़े, तो अगर आप उस तरह का खाना खा रहे हैं तो आप डायबिटीज से मतलब दूर रह सकते हैं। जी। डॉक्टर संजय वाधवा, व्यायाम और ख़ास तौर पर ध्यान का महत्व बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी भारतीय योग पद्धति नहीं भूलनी चाहिए और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए योग भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी बनी रहती है, अलग अलग अंगों में संतुलन होता है, तो वो भी डायबिटीज़ के रोगियों को बहुत लाभ करता है। हालांकि योगा की मूवमेंट्स की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है योगा में। और फिजिकल एक्सरसाइज जो मॉडरेट इंटेंसिटी की हम बता रहे हैं, कम से कम 30 मिनट रोज़ाना योग के साथ बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज से पहले वार्म अप और एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद कूल डाउन बहुत ज़रूरी है। और एक एक्सरसाइज अगर कहें तो मैं नेक एक्सरसाइज ऐड करना चाहता हूं, जो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खान पान के बारे में बहुत सी चीज़ें कह रहे हैं। तो अगर आपके सामने जंक फूड, हाई कैलोरी फूड रखा हुआ है तो गर्दन की एक्सरसाइज जो ना की मूवमेंट होती है वो ज़रूरी है, वो भी साथ साथ किया करें। और अगर आपके सामने हेल्दी पौष्टिक खान रखा है जो आपको अलाउड है तो उसमें यस वाली मुद्रा वाली एक्सरसाइज भी कीजिए। आपको हम धन्यवाद दें, उससे पहले बहुत ज़रा सा समय है, हमारे दर्शक हैं दिल्ली से, CP सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत। जल्दी से पूछ लें सवाल, क्या जानना चाहते हैं? जी मिस्टर सिंह, सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। जी हेलो, डॉक्टर मधु को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे ये जानना था कि जो है डायबिटीज जब से मुझे हुआ है, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। कोई इंसुलिन के लिए डॉक्टर बोलता है, कभी कुछ दवाई के लिए। मैं डॉक्टर मधु जानना चाहूंगा कि डिप्रेशन से इसका कुछ रिलेशन है? जी, डायबिटीज बहुत अच्छा सवाल। डिप्रेशन के साथ, जैसा इन्होंने कहा, डायबिटीज ऐसे एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। डायबिटीज खुद भी 10 से लेके 40% लोगों के अंदर डिप्रेशन करती है और एक विशियस सर्कल है। और डिप्रेशन हुआ और डायबिटीज़ हो गई, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंट्रोल में रहें। और जैसा डॉक्टर वधवा भी बता रहे थे, सबसे बेस्ट तरीका वही है मेडिटेशन और एक्सरसाइज। वो सबसे अच्छा तरीका है डिप्रेशन को ओवरकम करने। जी, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे यहाँ बैठे सभी विशेषज्ञों का बहुत ज़रूरी है कि इस
विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम भी अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हो जाएं और ये प्रण करें कि आगे से वो तमाम बातें हम लोग फॉलो करेंगे जिससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है, जिससे लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम हो पाए। विशेषज्ञों की इन तमाम बातों का पालन करना है और साहिर के उस शेर को फिर याद नहीं करना पड़ेगा। जरा सी बात ये करते हैं कि हयात जिंदगी बार बोझ और तबीब डॉक्टर को कहते हैं। अब ये शेर सुनिए, इस रेंगती हयात का कब तक उठाएं बार, बीमार अब उलझने लगे हैं तबीब से। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।